हाय एवरीवन, अचीवमेंट बुक का बायोलॉजी का जितना भी चैप्टर है उसका सारा क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में करने वाले थे। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ सामान नहीं है, जैसे कंप्यूटर पीसी उसी जो होता है एडिटिंग करने में मोबाइल से बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए वीडियो भी हम थोड़ा ज़्यादा समय पे लेके आ रहे हैं। और होता क्या है कि जब भी हम इससे एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग बढ़िया से नहीं हो पाता है और बहुत वक्त लग जाता है। इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कर दिए हैं। तो दोस्तों 14 चैप्टर तक तो हम पहला पार्ट में करवा दिए थे, और बाकी पार्ट 2 जो है दोस्तों 15 से जिसका लास्ट चैप्टर तक हम लोग देख लेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं और एक स्टैंडर्ड लेवल पे क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो दोस्तों ये है जैव विकास, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो इसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? जावा मनुष्य, क्रो मैग्नॉन, रिएंडरथाल मनुष्य या पेकिंज मनुष्य। दोस्तों हम इसके क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये रिवीजन के पर्पस है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज को कहा जाता है क्रो मैग्नॉन। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर है विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्णन। आंसर हो जाएगा डी नंबर। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है एक। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिए थे डार्विन ने। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? आंसर बताइएगा। मछलियों के लिए, छिपकलियों, पक्षियों या उभयचरों के लिए? डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये पक्षियों के लिए किया जाता है। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये अभी क्वेश्चन तुरंत हम लोग देखे हैं, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। पूरा नाम है ये। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो दोस्तों अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। जैव, फिर से पढ़ते हैं, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। अगला नंबर क्वेश्चन है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये पुस्तक है, ये किन के द्वारा लिखा गया है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। तो दोस्तों ये लिखे गए हैं चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेचुरल, फिर से बोलते हैं, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन का लेखक कौन है? डार्विन। अगला नंबर क्वेश्चन है फिलोसोफिक जूलॉजी किन की पुस्तक है? फिलोसोफिक जूलॉजी किन की पुस्तक है? तो ये है लैमार्क के। इनका लेखक है, राइटर का नाम है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डिवेरिस ने। आंसर हो जाएगा ए नंबर। मानव का निकटतम संबंधी कौन सा है? गोरिल्ला, ओरंग उटान, गिब्बन या साइंथ्रोपस? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव का निकटतम संबंधी है डी नंबर, साइनेंथ्रोपस। कौन सा पुरातन मानव आधुनिक मानव के समान है? कौन सा पुरातन मानव आधुनिक मानव के समान है? तो ये हो जाएगा क्रो मैग्नन मानव। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत डी ब्रिज द्वारा दिया गया था? तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो ये दिया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा सी नंबर। कीट एवं चमगादड़ के पंख प्रदर्शित करते हैं। तो कीट एवं चमगादड़ के पंख जो प्रदर्शित करते हैं वो है समरूपता का। और ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं, इसी में 3 बार पूछा गया। इस बुक का अगला नंबर चैप्टर है आनुवांशिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। तो दोस्तों इसका पहला नंबर क्वेश्चन है गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किया गया था? तो ये किया गया था मेंडल के द्वारा। जेनिकोप्रौद्योगिकी क्या है? तो ये आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। पुरुष जीन संगठन जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ मैन होता है। पुरुष जीन संगठन क्या होता है? तो ये होता है XY। पुरुष जीन संगठन XY और महिला का होता है XX।
XX जो भी बोलिए। आनुवांशिकता का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेंडल ने अपने शोध के लिए जिस पौधा का प्रयोग किया वो कौन सा पौधा था? तो वो अपने शोध के लिए प्रयोग में लाए थे मटर के पौधा का, जिसे अगर इसका रासायनिक नाम बोलिएगा तो पाइजम सेटिवम होता है। जेनेटिक्स नाम किसने दिया? अगला नंबर क्वेश्चन है, तो वाटसन ने। वाटसन एक वैज्ञानिक थे जिन्हें जेनेटिक्स नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया था। पल्वमान जीन, जिम्पिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये थे बारबरा मैकेलंटन। एक संकरण क्रॉस में फेनोटाइप का अनुपात क्या होता है? तो एक संकरण क्रॉस में फेनोटाइप का अनुपात होता है 3:1। और दुई संकरण की बात, एक संकरण की यहाँ बात की गई, दुई संकरण क्रॉस में फेनोटिप का अनुपात होता है 9:3:3:1। आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक संकरण क्रॉस में जीनोटाइपिक, यहाँ पे फिनोटाइपिक था, यहाँ पे आपकी दे रहा है जीनोटाइपिक। ये जीनोटाइपिक, ये फिनोटाइपिक, दोनों अलग है। तो एक संकरण क्रॉस में जीनोटाइपिक का अनुपात होता है 1:2:1। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दिया गया था जॉनसन के द्वारा। अनुवांशिक का पिता किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों अनुवांशिक का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। निम्न में कौन एलील है? तो दोस्तों एलील कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका डबल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, डबल आर, ये सभी हो जाएगा। निम्न में कौन नन एलील है? तो इसका आंसर हो जाएगा TR। एलील को हम आपको थोड़ा सा फास्टली में समझा देते हैं, एलील का मतलब क्या होता है। आप एक बार समझ जाइएगा तो इसको ये रटने की ज़रूरत नहीं, आप बना दीजिएगा। एलील का मतलब ये देख रहे हैं आप, T और T, कैपिटल T है, कैपिटल T है, या फिर अगर T है या फिर स्मॉल t है, तो ये दोस्तों ये कैपिटल T है और ये T, दोनों T ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों सेम है, यानी कि कहने का मतलब कैपिटल रहे या स्मॉल रहे लेकिन सेम ही होना चाहिए, तो उसे एलील कहते हैं। और नन एलील का मतलब हो जाता है कि आप देख रहे हैं इसमें सेम है, डबल T है कैपिटल में, लेकिन एक स्मॉल है और एक कैपिटल है, लेकिन है तो T ही, लेकिन यहाँ पे अंतर हो गया, एक है T एक है R, तो ये नन एलील हो गया। तो इसका आंसर नन एलील पूछा तो C हो गया। और निम्नलिखित में से कौन सा एलील है? तो ये सभी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ भी सेम है, एक स्मॉल एक कैपिटल है, लेकिन है तो सेम। अगर अलग रहता तो फिर आप छाट सकते थे। अगला नंबर क्वेश्चन, जीन विनियम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया गया था मॉर्गन तथा कैसल के द्वारा। एक हीमोफिलिक पिता तथा समान माता द्वारा उत्पन्न पुत्री होगी, तो दोस्तों ये होगी वाहक। 1959 में कृत्रिम DNA के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? तो ये मिला था कोरेनबर्ग को। आंसर हो जाएगा ए नंबर। जीन की आधुनिक परिकल्पना के अनुसार यह है, देखिए क्या बोला गया है, ये DNA की कार्यात्मक इकाई होता है। जीन एक DNA की कार्यात्मक इकाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 क्वेश्चन आए इसमें, पुरुषों के गुणसूत्र में कितने संलग्नता के समूह होते हैं? तो पुरुषों की बात की गई तो दोस्तों ये हो जाएगी आपका 23। एक समान स्त्री जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक समान पुरुष से होती है तो उनके पुत्र होंगे, तो 50% वर्णांध होंगे। आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसमें हम आपको ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हम पहले बोले थे ये रिवीजन के पर्पज़ से, इसीलिए हम क्वेश्चन को फास्टली करते जा रहे हैं। और हम चैप्टर बाई भी ये सब करा चुके हैं, आप उसे देख लीजिए, शायद कुछ इससे ज़्यादा मिलेगा आपको। नंबर चैप्टर पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 64 क्वेश्चन भी थोड़ा ज़्यादा है। इसमें दोस्तों विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये इनके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व
प्रदान करता है? तो दोस्तों ये होगा आपका फल सब्जियां पनीर में, आंसर हो जाएगा आपका पनीर। आंसर सी नंबर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो जो दोस्तों जो मीट मछली जो नहीं खाते हैं उनको फास्फोरस कहाँ से प्राप्ति होती है? तो वो दूध अगर पीते होंगे तो उन्हें फास्फोरस मिल जाएगा। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है? तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। हरी सब्जियां से सबसे अधिक मात्रा में लोहा प्राप्त होता है। कौन सा जीव मृतोपजीवी पोषण लेता है? तो ये होगा म्यूकर। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है? तो ये होगा आकाश बेल। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है? सूक्ष्म का मतलब है बहुत ही कम मात्रा में शरीर में आवश्यकता किसकी होती है? तो ये होता है विटामिन। हमारे आहार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचनाओं के लिए आवश्यक होता है? तो ये तो आपको पता होगा कि कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए उपयोगी होता है, यूजफुल है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर बोल रहा है, अधिक मात्रा में बोल रहा है, अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है? तो ये इसका आंसर भी यही होगा, हरी सब्जियां। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग तुरंत ही देखे हैं, रिपीट हो गया है, तो आंसर हो जाएगा दूध। बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, फिर होता है लौह, इसके बाद सोडियम, फिर होता है गंधक। आंसर हो जाएगा सी नंबर। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ये होगा विटामिन एवं खनिज। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 0.1%। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो दांत की बीमारी आपकी होती है फ्लोरीन की कमी से। अगला नंबर है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? हम लोग को जो बॉडी में है जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 65%। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है क्वाशीओरकर। और एक और बीमारी होती है परामर्श की बीमारी, क्वाशीओरकर एवं परामर्श की बीमारी, ध्यान में रखिएगा। अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में मछली खाना अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, क्योंकि मछली में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। बोला गया है कि अगर कोई और आप किसी का मांस खाते हैं तो दोस्तों उसके अनुपात में अगर आप मछली खाइएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो कारण क्या है? तो इसमें अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं, इसलिए बोला गया है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी पत्ती वाली सब्जियां में। वही बात पूछा, आयरन मतलब लोहा, तो ये हो जाएगा हरी सब्जियां में। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन नहीं पाया जाता है चावल में, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है, प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है? तो ये तो आपको पता होगा, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर सोयाबीन। कितना होता है? तो 42% के आसपास। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापा जाता है? तो खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? बच्चा का उम्र जब 14 वर्ष हो रहा है तो उसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? प्रोटीन, विटामिन व सहायक दूध। तो उनके लिए होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है शरीर को बिल्ड करने में, बनाने में मदद करता है। तो 14 वर्ष का जब बच्चा है तो उसे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा ताकि उसका शरीर बन पाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन है? स्टार्च, सेलुलोज, ऊन या प्राकृतिक रबर में बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा ऊन। अगला नंबर, सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है? सोयाबीन में तेल की बात की गई है, प्रोटीन नहीं, आप समझिएगा। तो इसकी मात्रा होती है 20%। निम्नलिखित में से कौन सी दूध में पाई जाने वाली शर्करा है? तो ये होगा लैक्टोज। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो ये होता है प्रोटीन से। वही बात बोला गया है, शरीर को बनाने में कौन मदद करता है? तो प्रोटीन।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, तो ये तो आपको पता होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी का विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा होता है, सेब, आंवला या दूध। तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन छूट गया ऊपर वाला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये तो आपको पता है एस्कर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे बढ़िया यानी कि सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो वो होता है आंवला। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, तो ये होता है सूखा रोग जिसे रिकेट्स बोलते हैं। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है, तो दोस्तों खाना पकाया जाता है तो उस टाइम विटामिन वो नष्ट हो जाता है, ये है विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आंवला में। दूध में कमी होती है, तो दूध में क्या चीज़ की कमी होती है, तो ये होता है खनिज। प्रसिताड़ खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है, तो ये होता है आपका विटामिन सी की कमी से। कोई बीमारी होगा, किस विटामिन की कमी से अंधापन हो सकता है, तो दोस्तों अंधापन होता है किसके कारण, विटामिन ए के कारण। अब विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। विटामिन को खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है बेरी। जख्मों को शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन कौन सा है, कोई भी जख्म हो जाता है तो दोस्तों तुरंत अगर ठीक हो जाए तो कौन सा विटामिन लाभदायक होता है, तो ये होता है विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये अभी हम आपको बताए थे, ये सूखा रोग था, वहाँ पे आप बोले थे रिकेट्स, दोनों एक ही होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो ये होता है विटामिन सी के ही कमी से। विटामिन सी से जख्म भी तुरंत भरता है और मसूड़ा या दांत से रिलेटेड भी संबंधित विटामिन सी का ही काम होता है। अगला नंबर है, दूध में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये फिर डी नंबर है ये सभी। तो दोस्तों दूध में होता है ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो ये हो जाएगा आपका विटामिन बी। पानी में घुलने वाला कौन सा है, विटामिन बी है। और विटामिन सी भी होता है जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी क्या है, देखिए यहाँ पे भी रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होता है, अभी तुरंत हम लोग देखे थे। विटामिन ए की कमी कौन सी बीमारी होती है, तो ये रतौंधी, ये भी क्वेश्चन अभी आ चुका है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, अगला नंबर क्वेश्चन, तो ये होगा विटामिन सी। जो भी फल खट्टा होता है उसमें विटामिन सी ही पाया जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, स्कर्वी नामक एक रोग है जो विटामिन सी के ही कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, ये हम आपको बताए थे कि गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी धावक को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी कि किसी धावक का मतलब है जो दौड़ता उड़ता है या फिर खेल कूद के लिए जब उसे तुरंत ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा लॉस हो गया है, उसे ऊर्जा की चाहिए ज़रूरत है, तो उसे कैसे मिलेगा तुरंत, तो कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। सूर्य की रोशनी से हम लोग को कौन सा विटामिन मिलता है, इजी क्वेश्चन है, विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। यदि कोई मनुष्य केवल दूध, अंडे व रोटी के आहार पर जीवन यापन करता है, देखिए ध्यान से सुनिए, दूध ले रहा है, अंडे ले रहा है, रोटी ले रहा है, ये सब आहार ले रहा है, तो संभावनाएं है कि उसे होगी कौन सा रोग होगा, तो उसे सूखे की बीमारी स्कर्वी बीमारी होगी। विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी रकम बीमारी, और ये सब में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसलिए ये स्कर्विक नामक रोग उसे हो सकता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, तो ये इजी क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से। साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है, तो ये होगा विटामिन 12 का। विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है, विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है, तो ये होगा कैल्सिफेरॉल। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, कहाँ पे होता है, तो ये होता है यकृत लीवर में।
थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन B1 का। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, यानी कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में, और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन होता है। अभी तुरंत देखे थे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो ये किसके कारण होता है? तो विटामिन K की कमी से। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में पाया जाता है विटामिन A। अगला नंबर क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या होते हैं? तो दोस्तों विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। वीडियो को रोक के आप देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये होगा, दूध में कोई भी विटामिन B नहीं होता है। ये आपका कथन सही नहीं है, आंसर हो जाएगा A नंबर। और अगला नंबर क्या है? विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन A का रासायनिक नाम होता है। रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्खी हो जाता है, ये सही है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन B1 के अभाव के कारणवश हृदयपात हो सकता है, तो ये सब सही है। इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ A नंबर। पायरिडॉक्सिन को समानता कहा जाता है, तो पायरिडॉक्सिन को विटामिन B6 बोला जाता है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है 7.2%। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के, अगला नंबर क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये होती है आपका वसा का। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो ये होता है आपका ग्लाइकोजेन के रूप में। तत्काल ऊर्जा के लिए, ये अभी तुरंत हम लोग बोले थे, एथलीट्स को, यानी कि जो खेलता कूदता दौड़ता है उसे तुरंत ऊर्जा किस रूप में मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट लेगा तब। मंड एवं शर्करा को सम्मिलित रूप से जाना जाता है, तो मंड एवं शर्करा को सम्मिलित रूप से जाना जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगला चैप्टर है ग्लैंड्स, जिसे हिंदी में ग्रंथियां बोला जाता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मानव शरीर में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है उसे कहा जाता है जिगर, लीवर, यकृत, जो भी बोलिए। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो ये होगा अंतःस्त्रवी ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? दोस्तों गाय से अगर दूध कम दे रहा है तो उससे ज़्यादा दूध लेने के लिए एक दवाई आता है, सुई आता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि इस सुई की मदद से उनसे ज़्यादा दूध निकालते हैं, और ताकि उनको ज़्यादा पैसा मिले, बेनिफिट हो। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये है ऑक्सीटोसिन। आंसर हो जाएगा B नंबर। बहुत ही खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए। थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। मधुसूदनी, जिसे हम लोग कहते हैं इंसुलिन, अंतःस्त्रव यानी कि हार्मोन एक क्या है? तो ये है पेप्टाइड है। अगला नंबर क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये होता है एड्रेनेलिन। एड्रेनेलिन। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, तो ये एक अमीनो अम्ल है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो ये होता है एड्रेनेलिन। इसे ही बोलते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है थायराइड। थायमस हार्मोन का कार्य क्या है? तो थायमस हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो ये वृद्धि, लैंगिक परिपक्वता, लिम्फोसाइट के निर्माण में ये सभी हो जाएगा, ये सभी में काम करता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन का खोज किया था, आंसर हो जाएगा B नंबर, बैटिंग ने। प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है, तो ये स्रावित होता है कार्पस ल्यूटियम के माध्यम से।
एस्ट्रोजेन हार्मोन का कार्य क्या है, ये काम क्या करता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, यानी कि ए एंड बी। स्तन ग्रंथि के विकास में सहायता मदद करता है और मासिक चक्र पर नियंत्रण करता है। कौन, तो एस्ट्रोजेन हार्मोन। पाइनियल बॉडी स्त्रवित करता है, तो पाइनियल बॉडी स्त्रवित करता है मेटाटोनिन। पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में। एडीएच, एडीएच जिनका फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये स्त्रवित कहाँ से होता है, तो ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। इंसुलिन का स्त्रवण कहाँ से होता है, तो इंसुलिन का स्त्रवण होता है आपका बिट्टा कोशिका द्वारा। इंसुलिन का स्त्रवण होता है बिट्टा कोशिका द्वारा। इमरजेंसी हार्मोन किसे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं एपिनेफ्रेइन को। थायरॉक्सिन की अधिकता से उत्पन्न होता है, अगर शरीर में थायरॉक्सिन अधिक मात्रा में हो जाए तो इससे क्या हो सकता है, तो ये टॉक्सिक ग्वाइटर और एक्सोथाल्मिक ग्वाइटर दोनों हो सकता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को लेबर पेन हार्मोन कहते हैं, तो लेबर पेन हार्मोन कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। थायरॉक्सिन का काम क्या है, तो थायरॉक्सिन का क्या काम करता है, ये काम करता है आपका डी नंबर हो जाएगा, कोशिकीय शोषण को तीव्र करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र की सक्रियता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रोजेस्टेरोन को। निम्नलिखित में से किसे दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है, तो दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन को। अगला क्वेश्चन, मोचक हार्मोन उत्पन्न होते हैं, तो मोचक हार्मोन उत्पन्न होते हैं हाइपोथैलेमस द्वारा। वृद्धि हार्मोन उत्पन्न कहाँ से होता है, तो ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। प्यास का नियंत्रण होता है, तो प्यास जब हम लोग लगता है, कस का प्यास लगता है, तो हम लोग कभी कभी दोस्तों जैसे सफ़र कर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग नियंत्रण करते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये प्यास का नियंत्रण भी होता है पिट्यूटरी द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय से स्त्रवित होने वाले हार्मोन क्या है, अग्नाशय अमाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ये निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन तो आप सबको पता है, एक और निकलता है ग्लूकेगॉन। अमाशय रस का स्त्रव नियंत्रित होता है, तो ये होता है गैस्ट्रिन द्वारा। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के स्तर में गिरावट से उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा गर्भाशय के रुधिर वाहिनियों का संकुचन, जिससे गर्भाशय उपकला का छूटना होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन स्त्रवित होता है, ये हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोफिक। ये किससे निकलता है, कहाँ से निकलता है, तो ये भी निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। FSH हार्मोन का नाम है FSH हार्मोन उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है पिट्यूटरी के अग्रपिंड द्वारा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वृक्क में जल का पुनर्वशोषण एक हार्मोन के नियंत्रण में होता है ADH। इस बुक का अगला नंबर चैप्टर है पाचन तंत्र। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, यानी कि समाप्त होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है, तो कौन सा जानवर है, तो ये होता है सूअर, इंग्लिश में पिग बोलते हैं। भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है, तो ये तो आपको पता होगा कि भोजन का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। कौन सा पाचक रस, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पाचक रस है जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं, एंजाइम नहीं होते हैं किंतु पाचन में सहायक होता है। देखिए, भोजन को पचाने में कौन मदद करता है, तो एंजाइम के माध्यम से ही भोजन पचता है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि एंजाइम नहीं है लेकिन भोजन को पचाने में सहायता कर रहा है, तो वो रस का नाम क्या है, पाचक रस का नाम क्या है, जूस का नाम क्या है, तो उसका नाम है पीत।
पित्त स्त्रवित होता है, तो ये तो आपको पता है कि पित्त का निर्माण होता है यकृत से, जिसे लीवर कहते हैं। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, इजी क्वेश्चन है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इसका निर्माण अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, अग्नाशय से होता है, अमाशय बोलते हैं उसे। अपोहन प्रशासित किया जाता है जब, कब ये प्रशासित होता है, तो ये आंसर हो जाएगा गुर्दे काम नहीं करते, जब गुर्दे काम नहीं करते हैं तब होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है, ये अभी तुरंत आपको हम बताएं और पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। तो ये इंसुलिन का उत्पादन होता है अग्नाशय से। निम्नलिखित अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है, तो देखिए पित्त का निर्माण तो यकृत हम लोग पढ़े थे, लेकिन संचय यानी कि जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है, लेकिन इसका निर्माण होता है यकृत लीवर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक कहाँ बनता है, तो यकृत में ही बनता है। पीलिया रोग से सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया रोग एक बीमारी है, शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो ये यकृत को ही प्रभावित करता है। मानव शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, अभी तुरंत हम लोग बोले थे, ये होगा यकृत। मानव शरीर में, एक मिनट, शरीर के किस भाग में, हाँ ठीक है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा ओमनीबोरस है, तो ये होगा आदमी। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन किस में बदल देता है, तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। मानव शरीर वह अंग जो कि मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा है। इसका भी यकृत हो जाएगा। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, सिंपली अगर आप बोल सकते हैं तो यकृत में होता है। गरासिका एक नली है जो कि ... भी कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, गरासिका एक नली है जिसे हम लोग आहार नली भी कहते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो वो होती है एंजाइम। हम लोग अभी तुरंत पहला क्वेश्चन में ही बोले थे कि एंजाइम का काम होता है भोजन को पचाना। निम्नलिखित में से किसका पाचन आमाशय से प्रारंभ हो जाता है, किसका पाचन आमाशय से प्रारंभ हो जाता है, तो प्रोटीन का जो पाचन है वो आमाशय से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज। मनुष्य के दांत होते हैं, चलिए देखिएगा इसको, मनुष्य के दांत होते हैं तो उसे कहते हैं हेट्रोडोंट, याद रखिएगा, इसको पूछा गया था एग्जाम में। मनुष्य में इंसिसर दांतों की संख्या कितनी होती है, 4 प्रकार का दांत होता है, तो मनुष्य में इंसिसर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 8। मनुष्य का दांत का सूत्र एक फार्मूला होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसे कहते हैं यकृत। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत, लीवर बोलते हैं उसे। मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता है, मनुष्य में, मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता है, तो सेलुलोज को नहीं पचा पाएगा। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्त्रवित होता है, तो ये होता है अग्नाशय से। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, तो वो कौन सा एंजाइम है, तो ये है एरेप्सिन। वास्तविक दांत की उत्पत्ति होती है, तो वास्तविक दांत की उत्पत्ति होती है डर्मिस से। स्वस्थ मनुष्य के अतिरिक्त किस अन्य व्यक्ति में तनाव तथा मसालेदार भोजन के सेवन के कारण उत्पन्न हो सकता है, तो ये होता है अपच। फिर से समझिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर, एक मतलब जो मानव है स्वस्थ है, उसे कोई भी बीमारी नहीं है, अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में तनाव तथा मसालेदार भोजन के सेवन के कारण उत्पन्न हो सकता है, जब भोजन उसे नहीं पचेगा तब हो जाएगा। टाइलिन का स्त्रवन करती है, टाइलिन का स्त्रवन कहाँ करती है, तो ये होता है, टाइलिन का स्त्रवन लार से होता है, ये तो आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या करता है, तो प्रोटीन का अग्नाशय के क्षारीय माध्यम में पाचन क्रिया में मदद करता है। मानव ग्रहणी में पहुंचने वाली अग्नाशयी रस का एक संगठन है, तो वो कौन सा है, तो ये है ट्रिप्सिनोजन। अग्नाशयी रस होता है, अग्नाशयी रस क्या होता है, कैसा होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, तो ये होता है क्षारीय। पित्त द्वारा
पीत द्वारा वसा का पायसीकरण होता है। पीत द्वारा वसा का पायसीकरण होता है ग्रहणी में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है HCl का स्त्रमण करने वाली कोशिकाएं होती है। बताइएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रमण करने वाली कोशिकाएं होती है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। कौन सा एंजाइम दूध के प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित करता है? तो वो कौन सा एंजाइम है? तो ये है रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम यानी कि अधिक मात्रा में जो पोषक तत्व है रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये होता है छोटी आंत से। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है। मानव के आमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो वो यक्ष है क्या? तो वो यक्ष है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर चैप्टर है कंकाल तंत्र, जिसे इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम बोला जाता है। हर एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, सो इसे दोस्तों इसका क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? पहला नंबर क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वो तंत्रिका में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो ये तो आपको पता होगा, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली, ठोस, कीलक या संरंध्री होती है? तो दोस्तों ये खोखली होती है। मस्तिष्क में तंत्रिका आवेशों का संवहन निम्न तंत्रिका द्वारा होता है। मस्तिष्क में तंत्रिका आवेशों का संवहन निम्न तंत्रिका मतलब इनमें से किनके द्वारा होता है? तो ये होता है मोटर नर्व्स के द्वारा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 हड्डी होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग में पूछा गया है। तो ये होता है दोस्तों 200 के आसपास। सिंपली से है 20 वर्ष तो 200, सिर्फ 20 में सिर्फ एक जीरो और ऐड कर दिया, ये 200 बन गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है शरीर में? तो ये टांग के हड्डी को ही टिबिया नामक हड्डी यहीं पे प्रेजेंट होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है फीमर की हड्डी। हड्डी तथा फीमर कहाँ होता है? ये जांग की हड्डी होती है, टांग की हड्डी होती है। हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? ऐसा बताइए जिसमें हड्डी में भी होता है सीमेंट में भी पाया जाता है, तो वो किस में, वो क्या है? तो कैल्शियम, दोनों में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़े कितनी होती है? तो ये होती है 22। जोड़ा पूछा है, अगर सिर्फ संख्या पूछता तो यहाँ 24 भी दे सकता था, तो 24 भी टिक मारिएगा तो सही हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी की अंदर की परत खाली स्थान कहलाती है। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर की परत को एपिडर्मिस कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी नंबर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो कान की हड्डी होती है, उसका नाम क्या है? अस्टेपिस। अंश मेखला में कौन सा जोड़ ज्वाइंट होता है? तो बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट होता है। कंकाल तंत्र का काम क्या है? तो शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षित रखता है, लाल रक्त का निर्माण, तो ये सभी हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। खोपड़ी को सहारा देने वाले कशेरुक को कहते हैं। खोपड़ी को सहारा देने वाले कशेरुक को क्या कहते हैं? तो उसे एटलस बोला जाता है। गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 7। हड्डी में सबसे अधिक मात्रा होती है, हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। पक्षी की हड्डी कैसी होती है? भारी, खोखली, ऐसे बताना है आपको। तो पक्षी की हड्डी जो होती है खोखली होती है, और मानव शरीर का पैर भी खोखला होता है। निम्न में से किस में कंकाल तंत्र पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस में कंकाल तंत्र पाया जाता है? तो ये मछली में पाया जाता है, कॉकरोच में नहीं होता है, जोक में हड्डी उड्डी नहीं होता, ऑक्टोपस में भी हड्डी उड्डी नहीं होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ से होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा से होता है।
इंटरफेरेंजियल जोड़ कहलाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कब्जा जोड़। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहिने हाथ की हड्डी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दाहिना यानी कि राइट हैंड, तो इसमें होता है 30। पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई क्या है? तो वो है सर्कोमेयर। मनुष्य के जीवन में कितने दांत केवल एक बार निकलते हैं? मनुष्य के जीवन में 20 ऐसे दांत हैं जो केवल एक बार निकलते हैं। मैलियस क्या है? तो मैलियस खरगोश के मध्य कर्ण यानी कि। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है। पसलियाँ में 24 होती है। कर्ण अस्थिकाय में 6 होती है और श्रोणि मेखला में 2 होती है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन एक नोडल ऊतक द्वारा नियंत्रित होती है जो एक विशिष्ट कार्डियक पेशी का बना होता है, जो कहलाता है, उसे पुरकिंजे बोलते हैं। अस्थि तथा उपस्थि में मुख्य अंतर क्या होता है? तो लसिका वाहिकाएं का। पेशीय थकान निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने के कारण होता है? पेशीय थकान किसके कारण एकत्रित? तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, जो बोलिए। निम्न में सबसे कठोर कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनामेल, ये सबसे कठोर होता है। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि यानी कि मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो टिबिया और फीमर के बारे में भी हम आपको बताएं दें, जो जो सबसे लंबी हड्डी है। और टिबिया तो क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके बाद फिर ये टिबिया फीमर पैर की हड्डी है। ह्यूमरस जो होता है दोस्तों, ये भुजा यानी हाथ का हड्डी होता है। तो यहीं पे तो आपका छटा जाता है। तो पैर की हड्डी कौन है? तो ह्यूमरस आपका पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ की है? अभी तुरंत हम बताएं तो ये ऊपरी भुजा यानी कि हाथ का ही है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, टांग का। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? सबसे लंबी बोली है तो ये जांघ की हड्डी होती है, जिसे क्या बोला जाता है? फीमर। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दांतों एवं हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम फास्फोरस। आंसर हो जाएगा सी नंबर। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमज़ोर हो जाती है? जब उम्र ज़्यादा हो जाता है तो उनकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। किसके कारण? तो कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम के कारण हड्डी मजबूत रहता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फोरेट। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, लैंग्वेज चेंज कर रहा है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ा जाता है, कैसे? तो सोडियम क्लोराइड के द्वारा। अगला चैप्टर है आपका श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रेस्पायरेशन एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन इसका, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो वो है नाइट्रोजन। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो ये फेफड़ा रखता है। श्वसन एक प्रकार का क्या है? तो ये मंद दहन है। सूक्ष्म जीवों में अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप बनता है। क्या बनता है सूक्ष्म जीवों में? तो ये एथाइल अल्कोहल। ऐच्छिक पेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज परिवर्तित होता है लैक्टिक अम्ल में। ग्लाइकोलाइसिस एवं फ्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है एसेटाइल। फिर से बोल देते हैं, ऑक्सीश्वसन संपन्न होता है। तो ऑक्सीश्वसन आपका, शायद आवाज़ रुक गया होगा, ऑक्सीश्वसन संपन्न कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य के स्वर यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे लैरिंक्स बोला जाता है। कॉकरोच में श्वसन अंग को क्या बोलते हैं? तो कॉकरोच में जो श्वसन अंग होता है उसे ट्रेकिया बोला जाता है। श्वसन 1 मिनट में कितना होता है? प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है? तो ये तो क्वेश्चन आ चुका है। ये कितना होता है? 14 से 16 बार। 72 बार नहीं मारिएगा, यह हृदय की धड़कन को बताता है। अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़, हम लोग तो लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेता है, अगर ये बढ़ जाएगा तो श्वसन की दर बढ़ जाएगी। देखिए क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हमें जितना चाहिए उतना तो हमें मिल नहीं रहा है,
इसलिए हम लोग को आज जल्दी जल्दी श्वास लेना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा ज़्यादा प्राप्त हो, इसलिए श्वसन की दर बढ़ जाएगी क्योंकि हमें CO2 नहीं O2 चाहिए। एक शिशु सांस लेता है लगभग 1 मिनट में कितना, तो ये 26 बार लेता है। दैनिक श्वसन क्रियाएं नियंत्रित होती है मेडुला अब्लॉन्गेटा द्वारा, मेडुला अब्लॉन्गेटा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन होती है लगभग कितनी होती है, तो ये 17% होता है। अगला नंबर चैप्टर आता है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए किसकी आवश्यक पड़ती है, तो पोटेशियम। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो वो होता है 25%। गति प्रेरक का कार्य क्या होता है, तो यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। ये क्वेश्चन रहा आपका, आंसर हो जाएगा बी नंबर। गति प्रेरक का कार्य होता है तो यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। हृदय की भित्ति को रक्त पहुंचाने वाले वाहिनी को क्या कहते हैं। हृदय की भित्ति में रक्त पहुंचाने, ब्लड पहुंचाने वाले वाहिनी को कहा जाता है कोरोनरी धमनी। मनुष्य के हृदय की समान स्पंद गति प्रति मिनट कितनी होती है। ये मैंने आपको तुरंत अभी पिछले चैप्टर में बताया था कि 72 बार हृदय की धड़कन धड़कता है और 16 से 12, 14 से 16 बार 1 मिनट में श्वास लिया जाता है। हृदय की दशा को अब बच्चा कितना लेता है, तो ये कितना था आपका 20 बार, 20 बार नहीं था 26 बार 1 मिनट में, शिशु बच्चा, छोटा बच्चा। आगे बोला गया हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है, तो ECG। पेसमेकर का संबंध किससे है, तो ये दिल की धड़कन से है या फिर हृदय की धड़कन से बोले। शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो फ़ारेनहाइट में होता है कितना, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऐसे कहीं कहीं पे 98.6 डिग्री भी रहता है। हृदय का पहला, अच्छा सेल्सियस में 37 मारिएगा। ऐसे एक्चुअली में होता है 36.9, लेकिन लगभग यही मारा जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है, तो टांगों में दर्द, क्योंकि टांग और हृदय तो दोनों अलग हो जाता है। सीने में दर्द यानी कि इस हृदय से रिलेटेड है। बाह में दर्द एवं झंझनाहट ये हृदय से ही रिलेटेड होता है। पसीना, टांग आपका बहुत नीचे हो जाता है, इसलिए इसी को टिक मारिए। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं फुफ्फुस धमनियाँ। स्तनधारी के हृदय के कोष्ठ कितने, देखिए स्तनधारी जब भी बोलेगा तो आपको टिक 4 में टिक करना, क्योंकि स्तनधारी का हृदय का जो कोष्ठ होता है 4 कोष्ठ का होता है। कॉकरोच के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो ये 13 होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है या होता है, तो वो कौन सा है, तो वो है फुफ्फुसी धमनी। कोरोनरी धमनी रक्त को पहुंचाती है, कोरोनरी धमनी रक्त को पहुंचाती है हृदय की दीवार में। हिपैटिक धमनी रक्त को पहुंचाती है, हिपैटिक धमनी रक्त को पहुंचाती है कहाँ पे, यकृत में। मछली के हृदय के कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कॉकरोच के 13 होती है और स्तनधारी का 4। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत रक्तीय प्राणी है, शीत रक्तीय प्राणी जिसका रक्त शीत ठंडा होता है, तो वो कौन है, तो ये मछली, मेढक, छिपकली, ये तीनों हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन उष्ण रक्तीय प्राणी है, उष्ण रक्तीय प्राणी कौन सा है, तो स्तनधारी और पक्षी, ये दोनों हो जाएगा। सबसे बड़ी धमनी किसकी होती है, तो ये महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन होती है, तो महाधमनी होती है। हृदय की बाईं ओर पहुंचने के लिए रुधिर किससे होकर गुजरेगा, तो फेफड़ा से होकर गुजरना पड़ेगा।
यदि रुधिर से कोशिकाएं हटा दी जाए तो शेष द्रव होगा प्लाज्मा। ठीक है, अगर ब्लड हट जाएगा, खून हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ प्लाज्मा। फेफड़े से हृदय को रुधिर लाने वाली वाहिका कौन है? तो ये है फुफ्फुस शिरा। रुधिर प्लेटलेट्स खाली स्थान का स्रोत है, तो किसका है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। मनुष्य में जीवन पर्यंत निम्न में से किस में पुनर्जनन होता है? तो रुधिर कोशिकाओं में। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात मनुष्य में कितना होता है? आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, तो इसका अनुपात रेशियो पूछा गया है, तो 600:1 होता है। रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक खनिज है, तो वो है कैल्शियम। अगला नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप से कहाँ निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट में। हृदय गति खाली स्थान के द्वारा शुरू हो सकती है, तो साइनो-ऑरिकुलर नोड के द्वारा। हृदय गति जो दोस्तों अगर रुक गया है तो किसके द्वारा शुरू हो जाएगा? तो साइनो-ऑरिकुलर नोड के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन, यकृत से निकलकर हृदय की ओर जाने वाले रुधिर ब्लड में अधिक सांद्रण किसका होता है? तो ये होता है यूरिया का। रुधिर का स्कंदन किस कारण होता है? तो रुधिर का स्कंदन होता है फाइब्रिनोजन के फाइब्रिन में परिवर्तन के कारण। आंसर सी नंबर हो जाएगा। आरबीसी कितने दिनों के बाद मृत हो जाती है, या फिर सिंपली पूछे आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? तो ये होता है 120 दिन का। स्तनियों की आरबीसी कैसी होती है? स्तनियों की आरबीसी कैसी होती है? तो वृत्ताकार आकार पूछा है आरबीसी का आकार, तो वृत्ताकार उभय अवतल होता है। किस शिरा में यूरिया न्यूनतम मात्रा में होती है? न्यूनतम मात्रा यानी कि सबसे कम मात्रा में होती है, तो रीनल शिरा में। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से किसके प्रति सर्वाधिक बंधुत्व पाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका CO। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। मानव की परिपक्व एरिथ्रोसाइट में नहीं होता है। मानव की परिपक्व एरिथ्रोसाइट में नहीं होता है DNA। रुधिर वाहिकाओं में रुधिर का थक्का जमने से रोकने वाली प्रोटीन को क्या बोलते हैं? हेपेरिन। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, रुधिर की कोशिकाओं जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को नष्ट करती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं WBC। अगला नंबर चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र। इसमें मात्र 28 क्वेश्चन है। मानव गुर्दा का इंग्लिश होता है किडनी में होने वाले अस्मरी में ज़्यादातर होते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। ये बिल्कुल सही है। डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस किससे संबंधित है? लीवर, किडनी, आँखें या मस्तिष्क से? तो डायलिसिस संबंधित है आपका किडनी, जिसे गुर्दा बोलते हैं हिंदी में। शरीर के किस अंग में मूत्र निर्माण होता है? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो ये वृक्क के माध्यम से ही शरीर के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? तो वृक्क यानी कि किडनी के माध्यम से। एक दिन में कितना होता है? तो लगभग 1.5 लीटर के आसपास होता है। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, नीचे आते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 एवं 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। वृक्क की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वृक्क की इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। प्रत्येक वृक्क का वजन कितना होता है? किडनी का वजन कितना होता है? तो 140 ग्राम का होता है। मूत्र का रंग पीला होता है, कैसे होता है, किस कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। स्तनधारी का वृक्क किडनी है, तो ये इसे कहते हैं मेटानेफ्रिक। स्तनधारी है तो स्तनधारी यूरियोटेलिक है। स्तनधारी यूरियोटेलिक है। यूरिया संश्लेषण कहाँ होता है? तो यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 यूरिया का परिवहन होता है प्लाज्मा द्वारा। सबसे कम विषैला
सबसे कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो ये है यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। स्तनियों में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है? तो वृक्क में। आंसर बी नंबर हो जाएगा। मूत्र का यूरिया बनता है, मूत्र का यूरिया बनता है विखंडन से। किसके विखंडन से? तो अमीनो अम्ल के विखंडन से। सांप तथा पक्षी मुख्य रूप से होते हैं? तो सांप तथा पक्षी मुख्य रूप से यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। मनुष्य के समान मूत्र में अकार्बनिक लवणों की सांद्रता होती है? तो ये होती है आपका मनुष्य की समान मूत्र में अकार्बनिक लवणों की सांद्रता कितनी होती है? तो 2% होती है। वृक्क की पतली नलिकाएं कहलाते हैं उसे नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की पतली नलिकाएं क्या बोलते हैं? उसे नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की इकाई को भी क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो उसी के बारे में शायद बोला गया, नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट है, गुर्दे की पथरी क्या होती है? तो गुर्दे की पथरी होती है पिलीवस में ऑक्सोलेट क्रिस्टल व अन्य लवणों का जमाव। मनुष्य के मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी यौगिक का संश्लेषण है? मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जन यौगिक का संश्लेषण होता है, यकृत में होता है, किंतु अधिकांशतः वृक्कों द्वारा इसका निष्कासन भी होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। मनुष्य के वृक्क की संरचना में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मूत्र मार्ग। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान आपसे पूछा गया है। तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंगों के रूप में पाई जाती है चपटे कृपियों में। चपटे कृपियों में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी के द्वारा, वृक्क के द्वारा। एक व्यक्ति जो एक लंबी भूख हड़ताल पर बैठा है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो एक लंबी भूख हड़ताल पे बैठा है, यानी कि वो खाना वाना नहीं खा रहा, पानी उन्हें नहीं पी रहा है और मात्र जल पर ही नहीं, देखिए पानी पी रहा है, सिर्फ भोजन नहीं कर रहा है और मात्र जल पर ही निर्वाह कर रहा है, तो क्या होगा? तो मूत्र से अधिक सोडियम होगा। तो क्या होगा? तो मूत्र से अधिक सोडियम होगा। एक व्यक्ति में जो भूखा रहते हुए भोजन नल तथा पेय नहीं ले, देखिए आप की बार बोल रहा है कि भोजन भी नहीं कर रहा और पानी भी नहीं पी रहा है, तब क्या होगा? तब दोस्तों रुधिर में अधिक यूरिया हो जाएगा, यानी कि ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, मूत्र में क्रिएटिन देखा जाता है? तो दुग्धधारी स्त्रियों में, गर्भवती स्त्रियों में, बच्चे में, ये इन सभी में हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क का वजन पुरुषों में लगभग कितना होता है? पुरुष की बात की गई है तो पुरुषों में लगभग कितना होता है? तो 1450 ग्राम होता है। और महिला की बात की अगर जाए तो 1350 ग्राम होता है। हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, तो ये भूख को नियंत्रित करेगा, प्यास को नियंत्रित करेगा, ताप नियंत्रित करेगा, तो ये सभी हो जाएगा। याददाश्त एवं वृद्धि का केंद्र किसे कहते हैं? तो सेरिब्रम को। स्तनधारी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो स्तनधारी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? तो ये होती है 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क जिस झिल्ली से घिरा होती है उस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है मेनिनजेज, मेनिनजेज। कार्पस केलोसम पाया जाता है, तो कार्पस केलोसम पाया जाता है स्तनी में। मस्तिष्क के झिल्लियों के बीच एक प्रकार का दर्भ होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। संवेदी तंत्रिका संवेदना को, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्राही अंग से मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अनुकंपी तंत्रिका का कार्य क्या होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, हृदय स्पंदन को तेज कर देता है, रक्त स्राव को बढ़ाता है, लाल ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। मस्तिष्क है तो मस्तिष्क क्या है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। ऑडिटरी नर्व क्या है? तो ये संवेदी तंत्रिका है। मस्तिष्क में उद्दीपन की क्रिया होती है, तो मस्तिष्क में उद्दीपन की क्रिया होती है पोटेशियम पंप द्वारा। तंत्रिका की इकाई क्या होती है? तो इसे तंत्रिका की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं।
नेफ्रॉन किसके इकाई बोलते हैं? तो किडनी को, अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे, कॉर्निया पे नहीं कॉर्निया पे टिक नहीं कीजिएगा, कॉर्निया पे नहीं बनता है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र में क्या चीज़ का दान किया जाता है, तो कॉर्निया पार्ट को ही दिया जाता है। अगला है, और रोड सेल एवं कोन सेल पाए जाते हैं। तो रोड सेल एवं कोन सेल कहाँ पाए जाते हैं? ये आँख के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन कहाँ पे? तो रेटिना में। रंग पहचानने की क्षमता होती है, तो रंग पहचानने की क्षमता होती है कौन कोशिका द्वारा? देखिए, कोई भी रंग है, जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हैं लिखा हुआ काला से हम टिक मार रहे हैं, लाल से, तो ये किस कारण से आपका आँख देख पा रहा है? ये देखिए, हम इसके आँख के बारे में हम एक फुल्ली आपका वीडियो बना के हम अपलोड कर दिए थे, उसे आप देखिएगा, तो ये सब रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसको देख लीजिए एक बार वीडियो, बहुत अच्छी तरह से हम बोर्ड पे उसको पढ़ाए हैं। ठीक है, अगला है, और रोड सेल में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो रोड सेल में पाया जाता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर, रोडोस्पिन। रतौंधी होने का कारण क्या है? तो रतौंधी किसके कारण होता है? तो रोडोस्पिन के कारण होता है। अगर विटामिन पूछता तो विटामिन ए के कारण।